हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी शिक्षा। आज हम जैनेंद्र के प्रमुख कहानी तसत के बारे में, तसत कहानी के बारे में हम पढ़ेंगे, देखेंगे इस कहानी में क्या है। तो तसत कहानी के बारे में डिस्कस करने से पहले हम दोबारा जैनेंद्र जी के बारे में देखेंगे। मेरे प्रीवियस क्लास में मैं ऑलरेडी जैनेंद्र जी के बारे में बता चुकी हूँ, उनके जीवन परिचय और उनके रचना के बारे में। तो फिर से सुनिए। जैनेंद्र कुमार वो एक मनोवैज्ञानिककार है जो उनके जन्म कब हुआ था? 2 फरवरी 1905। कहाँ पर? कड़ियागंज जिला अलीगढ़ में। और निधन कब हुआ था? 1988 में। और जैनेंद्र ने हिंदी कथा साहित्य में मनोविज्ञान का सूत्रपात किया। और जैनेंद्र कुमार जी के मूल नाम क्या था? आनंदीलाल। क्या था? आनंदीलाल। और तो जैनेंद्र कुमार जी के नाम क्या था? पूरा नाम आनंदीलाल। गांधी जी के आह्वान पर 1921 ईस्वी में उन्होंने पढ़ाई त्याग कर असहयोग आंदोलन में भाग लिया। कौन? जैनेंद्र कुमार जी ने। इनके लेखन पर मनोविज्ञान के साथ साथ गांधीवादी चिंतन का प्रभाव है। जैनेंद्र के साहित्यिक अवदान को इसी प्रकार भी देखा जा सकता है। और ये भी मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि उन्होंने कई सारे कहानी संग्रह लिखे हैं, जो कि और उनने जो कहानी संग्रह लिखे हैं उस कहानी संग्रह का नाम और प्रकाशन वर्ष मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। मैं प्रीवियस क्लास में देख लीजिएगा। मैं फिर से बता रही हूँ क्योंकि मैं जैनेंद्र के प्रमुख कहानी तसत के बारे में पढ़ाऊँगी, बताऊँगी, तो इसीलिए मैं फिर से जैनेंद्र कुमार जी के परिचय दे रही हूँ। तो जैनेंद्र कुमार जी के कई सारे कहानी संग्रह हैं। वो क्या है? फांसी, जो कि 1929 में प्रथम प्रकाशित हुआ था, जो कि प्रथम कहानी संग्रह है। उसके बाद जयसंधि, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, एक रात, 2 चिड़ियाँ, पाजेफ, जयसंधि, ध्रुव यात्रा, ये सब था जैनेंद्र कुमार जी की कहानी संग्रह। तो अब मैं प्रकाशन वर्ष द्वारा नहीं दूर रही हूँ क्योंकि मेरे प्रीवियस क्लास में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ इस कहानी के प्रकाशन वर्ष। और जैनेंद्र की जो संपूर्ण कहानियाँ जो है ये 10 भागों में प्रकाशित है। इनमें से आज हम जो तसत कहानी के बारे में पढ़ेंगे, ये कहानी जैनेंद्र के जो 10 भागों में जो कहानियाँ हैं, उस 10 भागों में से 2 भागों में तसत कहानी अंतर्गत है। ठीक है। नेक्स्ट जो है, उन्होंने कई सारे उपन्यास भी लिखे हैं। वो उपन्यास का नाम है परख, जो कि 1929 में प्रकाशित हुआ था। सुनीता 1935 में, त्यागपत्र 1937 में, कल्याणी 1939 में, विवर्त 1953 में, सुखदा 1953 में, व्यतीत 1953, श्याम जयवर्धन 1956, मुक्तिबोध 1966, अनंतर 1968, अनम स्वामी 1974, दर्शक 1985, जो कि दर्शक जो ये जैनेंद्र जी के अंतिम उपन्यास है। ठीक है। और उन्होंने कई सारे निबंध संग्रह भी लिखे हैं। वो निबंध संग्रह नाम है प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेय, मंथन, सूच विचार, काम, प्रेम और परिवार, समय और हम, परिप्रेक्ष्य और राष्ट्र राज्य शक्ति संचयन जो इतस्तत हुआ था, ये उनके निबंध संग्रह है।
उसके बाद उन्होंने संस्मरण, जीवनी, आलोचना, अनुदित ग्रंथ, ये कई सारे रचना किए हैं, संपादित ग्रंथ भी रचना किए हैं। ठीक है, ये तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ये देख लीजिएगा। उसके बाद ज्ञानेंद्र की जो संपूर्ण कहानियाँ हैं जो 10 भागों में विभक्त किया गया है, वो 10 भागों में से कुल मिलाकर 156 कहानियाँ हैं। ज्ञानेंद्र की संपूर्ण कहानियाँ जो है 156, तो कुल मिलाकर 10 भागों में विभक्त किया गया है। तो इनमें से तत्सत कहानी जो है ये द्वितीय भाग में है, क्योंकि ज्ञानेंद्र कुमार जी के द्वितीय भाग में कहानी का नाम है अनंतर, इनाम, पाजेफ, आत्मशिक्षण, फोटोग्राफी, खेल, किसका रुपया, चोर, अपना अपना भाग्य, तमाशा, दिल्ली में नहीं तत्सत ये दूसरा भाग में नहीं है, तीसरा भाग में है। ठीक है, तीसरा भाग में जो कहानी है वो है देवी देवता, वे 3, एक दिन, बाहुबली, तत्सत, हवा महल, चिड़िया की बच्ची, वो सांप, ऊर्ध्वबाहु, भद्रबाहु, गुरु कात्यायन, नारद का अर्घ्य, अनबन, लाल सरोवर, उपलब्धि, नीलम देश की राजकन्या, धर्मपुर का वासी, कामना पूर्ति, एक गौ, काल धर्म, एक बेचारा, ये कुल मिलाकर 21 कहानियाँ हैं तृतीय भाग में। इनमें से तत्सत कहानी प्रमुख है, जो कि आज हम तत्सत कहानी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और जो रह गया ज्ञानेंद्र कुमार जी के बारे में मेरे प्रीवियस क्लास में जाकर देख लीजिएगा, बहुत सरल रूप में समझा दिया गया है। ठीक है, देखिए ज्ञानेंद्र कुमार जी की जो कहानी है, प्रमुख कहानी तत्सत, ये कहानी ध्यान से सुनिए। ये कहानी गद्य साहित्य की रोचक तथा अन्यतम विधा मानी जाती है और मानवीय संवेदना की अभिव्यक्ति तथा जीवन के यथार्थ का जो प्रस्तुतिकरण किया गया है ये इस कहानी में है। और मनोरंजन के साथ साथ किसी न किसी घटना का चित्रण करना ये इस कहानी की विशेषता है। और जीवन की विभिन्न समस्याओं और उनके समाधानों को कहानियों ये सब इस कहानी में उजागर किया जाता है। और क्या देखने को मिलता है इस कहानी में ना, समाज में व्याप्त कुरीतियों, रूढ़ियों तथा आडंबरों को समाप्त कर श्रेष्ठ समाज की स्थापना करना, ये इस कहानी का उद्देश्य है। समझ में आ रही है? तो तत्सत जो कहानी है, इस कहानी का उद्देश्य क्या है ना, समाज में व्याप्त कुरीतियों, रूढ़ियों तथा आडंबरों को समाप्त कर देना और श्रेष्ठ समाज की स्थापना करना, ये इस कहानी का उद्देश्य देखने को मिलता है। ठीक है, और इस कहानी एक प्रतीकात्मक कहानी है और इस कहानी में सृष्टि निर्माता के प्रतीक हम पढ़ेंगे तो समझ पाएंगे। ठीक है, इस कहानी में सृष्टि निर्माता के प्रतीक कौन है? वन, जंगल, जो फॉरेस्ट कहते हैं। तो सृष्टि निर्माता के प्रतीक वन में मौजूद जीव जंतु तथा वनस्पति भी विशिष्ट प्रवृत्तियों को दिखने को मिलता है इस कहानी में। और बुद्धि, शक्ति तथा ज्ञान के अहंकार में चूर हुआ मनुष्य स्वयं को सबसे श्रेष्ठ समझता है इस कहानी में। और इस कहानी के माध्यम से ज्ञानेंद्र कुमार जी ने यह बताना चाहते हैं कि प्रकृति द्वारा निर्मित पेड़ पौधे, पशु पक्षी, इंसान अपनी अपनी जगह ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, और सभी का अस्तित्व इस सृष्टि के लिए अर्थपूर्ण है, पर अंत में सभी को उस सर्वशक्तिमान के अस्तित्व को स्वीकार करना ही पड़ता है। तो यही सृष्टि का अंतिम सत्य है। तो इस जो मैंने कहा ये इस कहानी में दिखने को मिलता है और इस कहानी के माध्यम से लेखक ये दिखने को चाहते हैं, दिखाए हैं। ठीक है,
तो देखेंगे, पढ़ेंगे, उसके बाद समझ पाएंगे। देखिए इस कहानी में क्या लिखा गया है। एक गहन वन में दो शिकारी पहुँचे। वे पुरानी शिकारी थे, शिकार की टोह में दूर दूर घूम रहे थे, लेकिन ऐसा घना जंगल उन्हें नहीं मिला था। देखते ही जी में दहशत होती थी। वह एक बड़े पेड़ की छांव में उन्होंने वास किया और आपस में बातें करने लगे। एक ने कहा, आह कैसा भयानक जंगल है। दूसरे ने कहा, और कितना घना है। इसी तरह कुछ देर करके और विश्राम करके वे शिकारी आगे बढ़ गए। उनके चले जाने पर पास के शीशम के पेड़ ने बड़ से कहा, बड़दादा अभी तुम्हारी छाव में ये कौन थे। वे गए। मतलब ये पेड़ के बीच में बात कर रहे हैं, ठीक है। ये जो शीशम पेड़ जो है, ये बड़े पेड़ जो है, जिस पेड़ के नीचे शिकार ने आश्रय लेकर और आगे चले गए, उस पेड़ को शीशम पेड़ ने कह रही है कि बड़दादा, मतलब बड़ से कहा कि बड़दादा अभी तुम्हारी छाव में ये कौन थे। वे गए। तो बड़दादा ने कहा कि हाँ गए, तुम उन्हें नहीं जानते हो। शीशम ने कहा, नहीं, वे बड़े अजब मालूम होते थे। कौन थे दादा। तो दादा ने कहा, जब छोटा था तब इन्हें देखा था। इन्हें आदमी कहते हैं। इनमें पत्ते नहीं होते, तना ही तना है। देखा वे चलते कैसे हैं। अपने तने की दो शाखों पर ही चलते चले जाते हैं। शीशम, ये लोग इतने ही अच्छे रहते हैं, मतलब इतने ही ऊंचे रहते हैं, ऊंचे नहीं उड़ते। क्यों दादा। तो बड़दादा ने कहा, हमारी तुम्हारी तरह इनमें जड़ें नहीं होती। मतलब शीशम ने कहते कि ये लोग इतने ही नीचे रहते हैं, ऊंचे रहते हैं, तो ऊंचे क्यों नहीं उड़ते हैं। तो ये बात सुनकर बड़दादा ने कह रहे कि हमारी तुम्हारी तरह इनमें जड़ें नहीं होती है। बढ़े तो काहे पर। इससे वे इधर उधर चलते रहते हैं, ऊपर की तरफ बढ़ना उन्हें नहीं आता। बिना जड़ न जाने वे जीते किस तरह हैं। इतने में बबूल, जिसमें हवा साफ छन कर निकल जाती थी, रुकती नहीं थी, और जिसके तन पर कांटे थे, बोला, मतलब जिसके तन पर कांटे थे, बोला, दादा ओ दादा, तुमने बहुत दिन देखे हैं, बताओ कि किस वन को भी देखा है। ये आदमी किसी भयानक वन की बात कर रहे थे। तुमने उस भयावह वन को देखा है। तो शीशम ने कहा, दादा कहा कि हाँ, सुना तो मैंने भी था, वो वन क्या होता है। तो बड़दादा ने कहा, सच पूछ तो भाई, इतनी उम्र हुई, उस भयावह वन को तो मैंने भी नहीं देखा। सभी जानवर मैंने देखे हैं, शेर, चीता, भालू, हाथी, भेड़िया, ये सब तो मैंने देखा है, पर वन नाम के जानवर तो मैंने अब तक नहीं देखा। तो एक ने कहा, मालूम होता है वो शेर चीतू से भी डरावना होता है। तो दादा ने कहा, डरावना जाने तुम किसे कहते हो, हमारी तो सबसे प्रीति है। बबूल ने कहा, दादा प्रीति की बात नहीं है, मैं तो अपने पास कांटे रखता हूँ, पर वे आदमी वन को भयावह बताते थे, जरूर वो शेर चीती से बढ़कर होगा। तो दादा बोले कि सो तो होता ही होगा। आदमी एक टूटी सी टहनी से आग की लपट छूटकर शेर चीतू को मार देता है। उन्हें ऐसा करते हैं
अपने सामने हमने देखा है, पर वन की लाश हमने नहीं देखी। वो ज़रूर कोई बड़ा खौफनाक जीव होगा। मतलब ये पेड़ पौधे जो बात कर रहे हैं, ये वन क्या है, ये खुद को समझ में नहीं आ रही है कि वन क्या है। ये खुद को समझ रही है कि वन एक भयानक जंतु है, लेकिन वन किसको कहती है, वन कौन है, क्या है, ये इन पेड़ पौधों को मालूम नहीं है। इसी तरह उनमें बातें होने लगी। वन को उसमें से कोई नहीं जानता था। आसपास के और पेड़, साल, सेमर, सीरस उस बातचीत में हिस्सा लेने लगे। तो ठीक है, तो ये मतलब ये वन जो है, मतलब ये पेड़ जो है, साल, सेमर से ये आपस में बातचीत कर रहे कि वन क्या है, वन मतलब कैसे खतरनाक है, कितना भयानक है ये। मतलब इन पेड़ों को खुद को मालूम नहीं है वन किसको कहते हैं, वन क्या है। ये खुद को ये मतलब पेड़ जो है ये समझ जाती है कि वन एक क्या है, भयानक जंतु है। ये पेड़ को ही मतलब आपस में बातचीत करे कि वन एक भयानक जंतु है, क्योंकि उनको पता नहीं है वन क्या है। तो बातचीत में हिस्सा लेने लगे। वन को कोई सामना नहीं चाहता था, किसी को उसका कुछ पता नहीं था, पर अज्ञात भाव से उसका डर सबको था। मतलब पेड़ पौधे मानों को मतलब ज्ञान नहीं है कि वन क्या है, मतलब वन किसको कहते हैं, लेकिन खुद को एक अज्ञात भाव से, मतलब खुद को एक अज्ञात में रखकर मन में डर मतलब मन में डर रख दिए कि वन एक क्या है, भयानक जंतु है। ठीक है, तो ये सोचकर सब डर गए। तो इनमें से पास ही जो बांस खड़ा था और जो जरा हवा चलने पर खड़खड़ सनसन करने लगता था, उसने अपनी जगह से ही सीटी से आवाज़ देकर कहा, मुझे बताओ क्या बात है। मैं पुला हूँ, मैं बहुत जानता हूँ। पुला एक मतलब पेड़ है, वो भी आवाज़ देकर आकर ये भी उस जो पेड़ आपस में बातचीत कर रहे थे उसको आकर बता रहे कि ये मुझे बताओ क्या है, मैं जानता हूँ सब कुछ। तो बरदादा ने गंभीर वाणी से कहा, तुम तीखा बोलते हो, बात यह है कि बताओ तुमने वन देखा है। तो यहाँ पर जो बरदादा है वो पुला को कह रहे कि तुम वन देखा है। तो हम लोग सब उसको जानना चाहते हैं। तो बांस जो है, बांस ने रीति आवाज़ से कहा, मालूम होता है हवा मेरे भीतर के रिक्त में बन ही कहती हुई घूमती रहती है, पर ठहरती नहीं। हर घड़ी सुनता हूँ बन है, पर मैं उसे जानता नहीं हूँ। क्या वो किसी को देखा है? बरदादा ने कहा, बिना जाने फिर तुम इतना तेज क्यों बोलते हो? मतलब फूल जो पेड़ है वो जानता नहीं है वन कौन है, लेकिन वो जोर से आकर बोलता है कि हाँ मैं वन के बारे में जानता हूँ। पर जब बरदादा ने बोले कि बताओ तो वन के बारे में जानते हो तो बताओ ना, कि फूल जो पेड़ है वो बता रहे कि बांस तो हमेशा बन कह रही है और कहकर ठहरता नहीं, वो भाग जाते हैं। लेकिन मैं भी समझ में नहीं पा रही हूँ कि ये बांस जो है वो क्यों बन कहती है और भाग कर चले जाता है। ये मुझे भी ये समझ में आ रही है कि वन एक भयानक जंतु है जिसको मतलब बांस देकर वो भी भाग जाते हैं वन को देखकर। तो बांस ने सनसन की ध्वनि कहा कि मेरे अंदर हवा इधर से उधर बहती रहती है, मैं खोखला जो हूँ, मैं बोलता नहीं, बजता हूँ, वही मुझसे बोलती है। वन ने कहा, बंस बाबू तुम घने नहीं हो, सीधे ही सीधे हो, कुछ भरे होते तो झुकना जानते, लंबाई में सब कुछ नहीं है। बंस बाबू ने तीव्रता से खड़खड़ सनसन किया कि ऐसा अपमान वो नहीं सहेंगे। देखो वो कितने ऊंचे हैं। बरदादा ने उधर से आंख हटाकर फिर और लोगों से कहा कि हम सबको घास से इस विषय में पूछना चाहिए। मतलब
हम तो मतलब पेड़ जो है बांस पुल और जो शीशम जो भी पेड़ बातचीत कर रहे हैं वन के बारे में, ये तो कुछ नहीं जानते। तो आखिर किसके पास गए? घास के पास, क्योंकि पेड़ पौधे जो बात कर रहे थे उनको मतलब मालूम है कि वो बता रहे हैं कि ये जो वन के बारे में केवल घास ही जानता है, तो घास को पूछेंगे वो कह पाएगा वन कौन है। तो उन्होंने घास के पास गए, ठीक है। मतलब बरदादा ने उधर से आँख हटाकर फिर तरह लोगों से कहा कि हम सबको घास से इसी विषय में पूछना चाहिए, घास को पूछना चाहिए, क्योंकि घास भी बता सकती है कि वन क्या है। तो उसकी पहुंच सब कहीं है, वो कितनी व्याप्त है, क्योंकि घास ही पता है, मालूम मतलब घास को ही मालूम है कि वन क्या है, क्योंकि घास तो हर जगह में है, हर जगह में व्याप्त है, तो उसको पता है। तो और ऐसी बिछी रहती है कि किसी को उससे शिकायत नहीं होगी। तब सब ने घास से पूछा, घासरी घास तू शिकायत नहीं हो, मतलब घासरी घास तू वन को जानती है? मतलब सब पेड़ ने घास के पास गए और घास को पूछ रहे कि तू वन के बारे में जानती है? तो घास ने कहा, नहीं तो दादा, मैं उन्हें नहीं जानती, लोगों की जड़ों को ही मैं जानती हूँ, उनके फल मुझसे ऊंचे रहते हैं, पलतल के स्पर्श से सबका परिचय मुझे मिलता है, जब मेरे सिर पर चोट ज़्यादा पड़ती है समझती हूँ कि यह ताकत का प्रमाण है, धीमे कदम से मालूम होता है यह कोई दुखी यारा जा रहा है। तो दुख से मेरी बहुत बनती है दादा, मैं उसी को चाहती हुई यहाँ से वहाँ तक बिछी रहती हूँ, सभी कुछ मेरे ऊपर से निकलता है, पर वन को मैंने अलग करके अभी नहीं पहचाना। तो दादा ने कहा, तुम कुछ नहीं बतला सकती। घास ने कहा, मैं बेचारी क्या बतला सकती हूँ दादा। तब बड़ी कठिनाई हुई। बुद्धिमती घास ने जवाब दे दिया, बाग्मी वंश बाबू भी कुछ न बता सके और बरदादा स्वयं अत्यंत जिज्ञासु थे। किसी के समझ में नहीं आया कि वन नाम के भयानक जंतु कहाँ से कैसे जाना जाए। इतने में पोसुराज सिंह वहाँ आए। पहिने दांत थे, बालू से गर्दन, मतलब यहाँ पर पोसुराज सिंह जो है, सिंह के वर्णन किया गया है। ये मतलब सिंह जो है वहाँ आए, पहिने दांत थे, बालू से गर्दन शोभित थी, पूंछ उठी थी, धीमी गर्वीली गति से वो वहाँ आए और क्लिक क्लिक कर वो बहते जाए हुए निकट एक चश्मे में से पानी पीने लगे। तो बरदादा ने पुकार कर कहा, ओ सिंह भाई, तुम बड़े पराक्रमी हो, जाने कहाँ कहाँ छापा मारते हो। एक बात तो बताओ भाई। शेर ने पानी पीकर गर्व से ऊपर को देखा, दहाड़ कर कहा, कहो क्या कहते हो। तो बरदादा ने कहा, हमने सुना कि कोई वन होता है जो यहाँ आसपास है और बड़ा भयानक है। हम तो समझते कि तुम सबको जीत चुके हो। उस वन से कभी तुम्हारा मुकाबला हुआ है? तो इससे शेर ने दहाड़ कर कहा, लाओ सामने, मतलब शेर ने दहाड़ कर कहा, लाओ सामने वो वन जो अभी मैं उसे फाड़ चीर कर न रख दूं। मेरे सामने वो भला क्यों हो सकता है? बरदादा ने कहा, तो वन से कभी तुम्हारा सामना नहीं हुआ? शेर ने कहा, सामना होता तो क्या वो जीता बच सकता था? मैं अभी दहाड़ देता हूँ, वो अगर कोई वन तो आए, वो सामने खुली चुनौती है, वो है या मैं हूँ। तो ऐसा कहकर उस वीर सिंह ने वो तुमुल घूर गर्जन किया कि देशाएं कांपने लगी। बरदादा के देह के पत्र खड़खड़ करने लगे। उनके शरीर के कुटर में बांस करते हुए शावक चीं चीं कर उठे। चहों और जैसे आतंक भर गया, पर वह गर्जन गूंज कर रह गई। हुंकार का उत्तर कोई नहीं आया। सिंह ने उस समय गर्व से कहा, तुमने यह कैसे जाना कि कोई वन है और वह आसपास रहता है? जब मैं हूँ आप सब निर्भय रहिए कि वन कोई नहीं है, कहीं नहीं है। मैं हूँ तब किस और का खटका आपको नहीं
रखना चाहिए। ये साहस सिंह मतलब सिंह जो पुष्पराज है ये पेड़ पौधों को दे रही है, साहस दे रही है कि मैं हूँ ना, तब क्यों डरती हो। तो बरदादा ने कहा आपकी बात सही है, मुझे यहाँ सदियाँ हो गई है, वन होता तो दिखता अवश्य, फिर आप हो तब कोई और क्या होगा। पर वे दो शाखा पर चलने वाले जीव जो आदमी होते हैं वही यहाँ मेरी छाँव में बैठकर उस वन की बात कर रहे थे, तो ऐसा मालूम होता है कि ये बेजड़ के आदमी इससे ज़्यादा जानते हैं। तो सिंह ने कहा आदमी को मैं खूब जानता हूँ, मैं उसे खाना पसंद करता हूँ, उसका मांस मुलायम होता है, लेकिन वो चालाक जीव है, उसको मुँह मार कर खा डालो तब तो वो अच्छा है, नहीं तो उसका भरोसा नहीं करना चाहिए, उसकी बात बात में धोखा है। तो बरदादा तो चुप रहे, लेकिन और ने कहा कि सिंहराज तुम्हारे भय से बहुत से जंतु छिप कर रहते हैं, वे मुँह नहीं दिखाते, वन भी शायद छिप कर रहता हो, तुम्हारा दबदबा कोई कम तो नहीं है ना। तो इससे जो सांप धरती में मुंह गाड़ कर रहते हैं, ऐसी भेद की बातें सुन उनसे पूछनी चाहिए, तो रहस्य कोई जानता होगा। तो अंधेरे में मुंह गाड़ कर रहने वाला सांप जैसा जानवर ही जानता होगा। तो हम पेड़ तो उजाले में सिर उठाए खड़े रहते हैं, इसलिए हम बेचारे क्या जाने। तो शेर ने कहा कि जो मैं कहता हूँ वही सच है, उसमें शक करने की कोई हिम्मत ठीक नहीं है। जब तक मैं हूँ कोई डर न करो। कैसा सांप और मतलब कैसा सांप और जैसा कुछ और, क्या कोई मुझसे ज़्यादा जानता है। तो बरदादा यह सुनते हुए अपनी दाढ़ी की जटाएं नीचे लटकाए बैठे रह गए, कुछ नहीं बोले और ने भी कुछ नहीं कहा। तो बबूल के कांटे जरूर उस वक्त तन कर कुछ उठ आए थे, लेकिन फिर भी बबूल ने धीरज नहीं छोड़ा, वह मुँह नहीं खुला। अंत में जम्हाई लेकर मंथर गति से सिंह वहाँ से चले गए। भाग्य की बात की सांझ का झुटपुटा होते होते चुप चुप घास में से जाते हुए दिख गए चमकीले देह की नागराज। बबूल की निगाह तीखी थी, झट से बोला दादा ओ बरदादा, वो जा रहे हैं सरफराज, ज्ञानी जीव है, मेरा तो मुँह उनके सामने कैसे खुल सकता है। आप पूछो तो जरा कि वन का ठोर ठिकाना क्या उन्हें देखा है। तो बरदादा शाम से ही मौन हो रहते हैं, वो उनकी पुरानी आदत है। बोले संध्या आ रही है, इस समय बाचालता नहीं चाहिए। बबूल की झक्की ठहरे, बोले बरदादा शाम धरती से इतना चिपक कर रहते हैं कि सौभाग्य से हमारी आंखें उन पर पड़ती है, और वो सर्फ अतिशय श्याम है, इससे उतने ही ज्ञानी होंगे। वर्ण देखिए ना कैसा चमकता है। अवसर खोना नहीं चाहिए, इनसे कुछ रहस्य पा लेना चाहिए। तो बरदादा ने तब गंभीर वाणी से सांप को रोक कर पूछा कि हे नाग, हमें बताओ कि वन का बास कहाँ है और वो स्वयं क्या है। तो सांप ने आश्चर्य कहा किसका बास, वो कौन जंतु है और उसका बास पाताल तो कहीं नहीं है। बरदादा ने कहा कि हम कोई उसके संबंध में कुछ नहीं जानते, तुमसे जानने की आशा रखते हैं। तो जहाँ जरा छिद्र हो वहाँ तुम्हारा प्रवेश है, कोई टेढ़ा मेढ़ापन तुमसे बाहर नहीं है, तो इससे तुमसे पूछा है। तो सांप ने कहा मैं धरती के सारे गर्त जानता हूँ, भीतर दूर तक बैठ कर उसी के अंतर्भेद को पहचानने में लगा रहा हूँ, वह ज्ञान की खान है। तुमको अब क्या बताऊँ, तुम नहीं समझोगे। तुम्हारा वन लेकिन कोई गहराई की सच्चाई नहीं जान पड़ती, वो कोई बनावटी सतह की चीज़ है, मेरा वैसा ऊपरी और उथली बातों से वास्ता नहीं रहता। बरदादा ने कहना चाहा कि तो वो सांप ने कहा वो फर्जी है। यह कहकर वो आगे बढ़ गए। मतलब ये है कि सब जीव जंतु और पेड़ पौधे आपस में मिले और पूछताछ करने लगे कि वन को कौन जानता है और वो कहाँ है, क्या है। उनमें सबको ही अपना अपना ज्ञान था, अपना अपना ज्ञान था। अज्ञानी कोई नहीं था, पर उस वन का जानकर कोई नहीं था। एक नहीं जाने, दो नहीं जाने, 10-20 नहीं जाने, लेकिन जिसका कोई नहीं जानता, ऐसी भी भला कोई चीज़ कभी हुई है या हो सकती है। इसीलिए उन जंगली जंतुओं में
और वनस्पतियों में खूब चर्चा हुई। ऐसी चर्चा हुई कि विधाएं उसमें से प्रस्तुत हो गई। अंत में तय पाया कि 2 टांगों वाला आदमी ईमानदार जीव नहीं है। उसने तभी वन की बात बनाकर कह दी है। वन बन गया है, सच में वो नहीं है। उस निश्चय के समय बरदादा ने कहा कि भाइयों, उन आदमी को फिर आने दो। इस बार साफ साफ उनसे पूछना है कि बताएं वन क्या है। तो बताएं, नहीं तो खामखाई झूठ भूलना छोड़ दें। लेकिन उनसे पूछने से पहले उस वन से दुश्मनी ठानना हमारे लिए ठीक नहीं है। वो भयावना बताते हैं, जाने वो और क्या हो। लेकिन बरदादा की वहाँ विशेष चली नहीं। जवानों ने कहा कि ये बूढ़े हैं, इनके मन में तो डर बैठा है और जंगल के न होने का फैसला पास हो गया है। एक रोज आफत के मारे फिर वे शिकारी उस जगह आए। उनका आना था कि जंगल जाग उठा। बहुत से जीव जंतु, झाड़ी पेड़ तरह तरह की बोलकर अपना विरोध दर्शाने लगे। वे मानो उन आदमियों की भर्त्सना कर रहे थे। आदमी बेचारों को अपनी जान का संकट मालूम होने लगा। उन्होंने अपनी बंदूकें संभाली तो इसी टूटी सी टहनी को जो आग उगलती है वह बरदादा पहचानते थे। उनने बीच में पड़कर कहा, अरे तुम लोग अधीर क्यों होते हो? इन आदमियों के ख़त्म हो जाने से हमारा तुम्हारा फैसला निभ्रम कहलाएगा। जरा तो ठहरो, गुस्से से कहीं ज्ञान हासिल होता है। ठहरो, इन आदमियों से उस सवाल पर मैं खुद निपटारा किए लेता हूँ। ये कहकर बरदादा आदमियों से मुखातिब करके बोले, भाई आदमियों, तुम भी पुली चीज़ों का नीचा मुँह करके रखो जिनमें तुम आग भर कर लाते हो। डरो मत। अब यह बताओ कि वो जंगल क्या है जिसकी तुम बात क्या करते हो? बताओ वो कहाँ है? तो आदमी ने अभय पाकर अपनी बंदूकें नीची कर ली और कहा, यह जंगल ही तो है जहाँ हम सब हैं। उनका इतना कहना था कि चींची की सवाल पर सवाल होने लगे। जंगल यहाँ कहाँ है? कहीं नहीं है। तुम हो, मैं हूँ, यह है, वो है। जंगल फिर हो कहाँ सकता है? तुम झूठे हो, धोखेबाज हो, स्वार्थी हो। ख़त्म करो इनको। तो आदमी ये देखकर डर गए। बंदूकें संभालना चाहते थे कि बड़दादा ने मामला संभाला और पूछा, सुनो आदमियों, तुम झूठे साबित होंगे तभी तुम्हें मारा जाएगा। क्या यह आग फेंकने के लिए फिरते हो? तुम्हारी बूटी का पता न मिलेगा। और अगर झूठे नहीं हो तो बताओ जंगल कहाँ है? तो उन दोनों आदमियों में से प्रमुख ने विस्मय से और भय से कहा, हम सब जहाँ है वही तो जंगल है। बबुल ने अपने कांटे खड़े करके कहा, बको मत। वो सेमर है, वो सिरिस है, साल है, वो घास है, वो हमारे सिंगराज है, वो पानी है, वो धरती है। तुम जिनकी छाव में हो वो हमारे बरदादा है। अब तुम्हारा जंगल कहाँ है? दिखाते क्यों नहीं? तुम हमको धोखा नहीं दे सकते। तो प्रमुख पुरुष ने कहा, यह सब कुछ ही जंगल है। तो इस पर गुस्से से भरे हुए कई बंचर ने कहा, बात से बच्चों नहीं, ठीक बताओ, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं है। तो अब आदमी क्या कहे? परिस्थिति देखकर वे बेचारे जान से निराश होने लगे। अपनी मानवीय बोली में अब तक प्राकृतिक बोली में भूल रहे थे। एक ने कहा, यार ये क्यों नहीं कह देते कि जंगल नहीं है? देखते नहीं किनसे पाला पड़ा है। दूसरे ने कहा, मुझसे तू कहा नहीं जाएगा तो क्या मरोगे? सदा कौन जिया है? इससे इन भूले प्राणियों को भुलावे में कैसे रखूं? ये कहकर प्रमुख पुरुष ने सबसे कहा, भाइयों, जंगल कोई दूर या बाहर नहीं है, आप लोग सभी वो हो। इस पर फिर गुलियों से संभालू की बोछुर उन पर पड़ने लगी। क्या कहा? मैं जंगल हूँ? तब बबुल कौन है? झूठ। क्या मैं यह मानूं कि मैं बांस नहीं जंगल हूँ? मेरा रूम कहता है कि मैं बांस हूँ, और मैं घास, और मैं शेर, और मैं सांप। तो इसी भांति
ऐसा शोर मचा कि उन बेचारे आदमियों की अक्ल गुम होने को आ गई। बरदादा न हो तो आदमियों का काम वह तमाम था। उस समय आदमी और बरदादा में कुछ ऐसी धीमी धीमी बातचीत हुई कि वो कोई सुन नहीं सका। तो बातचीत के बाद वो पुरुष उस विशाल बड़ के वृक्ष के ऊपर चढ़ता दिखाई दिया। चढ़ते चढ़ते वो उसकी सबसे ऊपर की फुनगी तक पहुंच गया। वह दो नए नए पत्तों की जुड़ी खुले आसमान की तरफ मुस्कुराती हुई देख रही थी। आदमी ने उन दोनों को बड़े प्रेम से पुचकारते समय ऐसा मालूम हुआ जैसे मंत्र रूप में उन्हें कुछ संदेश भी दिया है। तो वन के प्राणी ये सब कुछ स्तब्ध भाव से देख रहे थे। उन्हें कुछ समझ में न आ रहा था कि देखते देखते पंतु की वो जुड़ी उद्ग्रीव हुई, मानो उसमें चैतन्य भर आया। उन्होंने अपने आसपास और नीचे देखा, जाने उन्हें क्या देखा कि वे कांपने लगे। उनके तन में लालिमा व्याप हुई। कुछ क्षण बाद मानो वे एक चमक से चमक आए, जैसे उन्होंने खंड को कुल में देख लिया कि कुल है, खंड कहाँ है। वो आदमी अब नीचे उतर आया था और अन्य वंचरों के समक्ष खड़ा था। बरदादा ऐसे स्थिर शांत थे मानो युग मग्न हो कि सहसा उनकी समाधि टूटी। वो जागे, मानो उन्हें अपने चरम शीर्ष से अभ्यंतर में से तभी कोई अनुभूति प्राप्त हुई हो। उस समय सब तरफ सप्रश्न मौन व्याप्त था। उसे भंग करते हुए बरदादा ने कहा, वो है, कहकर वो चुप हो गए। साथियों ने दादा को संबोधित करते हुए कहा, दादा दादा। दादा ने इतना ही कहा, वो है, कहाँ है, सब कहीं है और हम नहीं, वो है। तो ये था तसत कहानी के बारे में। तो इससे आपको आई होप मैं तो पहले कह चुकी हूँ कि इस कहानी से आप सबको क्या समझ में आया ना। ये एक प्रतीकात्मक कहानी है, क्योंकि सृष्टि निर्माता के प्रत्येक वन में जो मौजूद है जीव जंतु तथा वनस्पति, इसमें विशिष्ट प्रवृत्तियां हैं। इसमें बुद्धि, शक्ति तथा ज्ञान के अहंकार जो है, ये मनुष्य स्वयं को सबसे श्रेष्ठ समझता है। और इस कहानी के माध्यम से लेखक ये बताना चाहते हैं कि प्रकृति द्वारा निर्मित पेड़ पौधे, पशु पक्षी, इंसान अपने अपनी जगह ही श्रेष्ठ है, महत्वपूर्ण है और सभी का अस्तित्व इस सृष्टि के लिए ही अर्थपूर्ण है। और अंत में सभी को इस सर्वशक्तिमान के अस्तित्व को ही स्वीकार करना ही पड़ता है। यही सृष्टि का सत्य है, ठीक है। और वन के बारे में बरदादा ने तो आप सभी को समझ में आया ना। तो इस कहानी में वन के बारे में बरदादा ने क्या कहा ना, कि कहा कि मेरी इतनी उम्र हो गई है कि पर मैंने उस भयावह वन को कभी नहीं देखा, पर वन नामक जानवर को अब तक नहीं देखा। ये वन के बारे में बरदादा ने कह रही है। और घास ने क्या कहा वन के बारे में? घास ने कहा कि मैं वन को नहीं जानती, मैं केवल लोगों की जड़ों को ही जानती हूँ। और शेर ने वन के बारे में क्या कहा ना, दहाड़ कर कहा कि लाखों सामने उस वन को मैं अभी उसे चीड़ फाड़ कर रख दूंगा। मेरे सामने भला वो क्या हो सकता है? तुमने यह कैसे जाना कि कोई वन है और वो आसपास रहता है? आप सब निर्भय रहिए। ये शेर वन के बारे में बता रही है। उसके बाद यदि हम देखेंगे घास, तो घास की विशेषता क्या है ना, घास की पहुंच सब जगह है, वो बहुत ही व्याप्त है, वो लोगों की जड़ों को जानती है, वह तल के स्पर्श से सबको करती है। जब उसके सिर पर चोट ज़्यादा पड़ती है, वो समझ जाती है कि वह ताकत का प्रमाण है और धीमे कदम से जो जाती है वो जानती है कि वो
मतलब शक्ति कम है। ठीक है, उसके बाद यदि इस कहानी के उद्देश्य के बारे में देखेंगे तो इस कहानी में जैनेंद्र जी ने पशुओं और वनस्पतियों के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया है कि आज का व्यक्ति इतना व्यक्तिवादी हो गया है कि उसे अपने सिवा और कुछ सूझता ही नहीं, और वो यह नहीं समझता कि उसका अस्तित्व समग्र में एक खंड के समान उसी प्रकार है जैसे किसी बाग में किसी फूल का है। तो लेखक ने अपने इस उद्देश्य को स्पष्ट करने के लिए पशुओं और पेड़ पौधों को सहारा लिया है, जिन्हें अपने अपने अलग अस्तित्व को तो बोध है किंतु अपने समग्र रूप जंगल से वे अनजान हैं। अपनी इसी अज्ञानता के कारण वे सभी अपने अपनी ढफली अपना अपना राग मतलब अलापत रहते हैं। तो अंत में जब उन्हें समग्रता का बोध होता है तो वे वन की सत्ता को स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद पशु और पेड़ पौधे वन के नाम से जो भयातर क्यों होने लगे, क्यों वन के नाम सुनकर भयातर होने लगे ना। जंगल में आने वाले शिकारियों ने कहा था कैसा भयानक जंगल है और कितना घना वन है। उनकी बातों में जंगल की भयानकता की बात सुनकर वन के सभी पशु और पेड़ पौधे डर गए। उन्हें लगा कि अवश्य ही वन कोई शेर चीतू से बढ़कर भयानक होगा। ये जीव जंतु के मन में डर जम गया। उसके बाद शिकारी प्रमुख द्वारा अपने साथियों की सलाह न मानने का क्या कारण था ना। जंगल के पेड़ पौधों और वनचरों ने आदमियों से जब जंगल दिखाने के लिए कहा नहीं तो उनकी खैर नहीं। इस पर शिकारी के साथियों ने कहा कि यार कह दो जंगल नहीं है। इस पर शिकारी प्रमुख ने मरने से न डरते हुए कहा सदा कौन जिया है, इसे इन भूले प्राणियों को भुलावे में क्यों रखे। इसी कारण शिकारी प्रमुख ने अपने साथियों की सलाह मानने से इनकार कर दिया। उसके बाद शिकारी जब पूर्ण वन में आए तो पशु और वनस्पतियों भड़क क्यों उठी, क्योंकि शिकारी जन जब दोबारा जंगल में आए तो सारा जंगल जाग उठा। वे सब तरह तरह की बोली की बोलकर अपना विरोध दर्शाने लगे, मानो आदमियों की भर्त्सना कर रहे थे। वे सभी इसलिए भड़क उठे क्योंकि आज तक उन्हें जंगल नाम की कोई वस्तु नहीं देखी थी। आदमियों ने उसे भयानक भी कहा था, इसलिए वे भयानक वस्तु के बारे में जानना चाहते हैं। तो इस कहानी के नामकरण की सार्थकता यदि हम देखेंगे तो ये कहानी एक प्रतीकात्मक कहानी है। इसमें लेखक ने कथा निर्माण के लिए वनचरों एवं वनस्पतियों की संवेदना को आधार बनाकर किया है, और जैनेंद्र जी ने प्राय 100 उद्देश्य शीर्षक का चयन करके दिखाए हैं। चाहे शीर्षक तसत कहानी के शीर्षक की प्रतीकात्मक तो हो, किंतु ये शीर्षक सार्थक आकर्षक है दिखने को मिलता है। और लेखक ने इस कहानी के कथानक द्वारा यह सिद्ध किया है कि जगत सत्य नहीं है, अपितु वह ब्रह्म ही सत्य है तथा वही सर्वत्र व्याप्त है। अतः हम कह सकते हैं कि कहानी का शीर्षक अत्यंत सार्थक बन पड़ा है और सारगर्भित भी है और रोचक भी है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह है कि शीर्षक में एकजुटता का संदेश भी छिपा है, जो हमारी वर्तमान राजनीतिक अवस्था के लिए अत्यंत जरूरी है। देश है तो हम है, तो देश हित के लिए हमें निजी स्वार्थी को भूलकर एक हो जाना चाहिए। तो ये था इस कहानी के उद्देश्य के बारे में, इस कहानी की सार्थकता के बारे में। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा कि इस कहानी में हमको क्या सीखने को मिला, क्या है जैनेंद्र कुमार जी ने इस कहानी के माध्यम से लोगों को, पाठक को क्या दिखाना चाहते हैं, क्या दर्शाना चाहते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आएगा। तो कैसे लगा यह कहानी, आप सभी को कैसे लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। यदि मेरी क्लास आप सभी को अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और यदि मेरे चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि मेरी सारी क्लास आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।